नमस्कार। आज हम करेंगे मुगलों के इतिहास से संबंधित बातें और वर्तमान सिलेबस में मुगलों के हटाने संबंधी विवाद के विषय में बातें। देखिए, एनसीईआरटी के द्वारा जो 2023 सिलेबस में कुछ कमी की गई है वो रेशनलाइजेशन किया गया है। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो पॉइंट या जो टॉपिक्स पहले पढ़ाए जा चुके हैं उनका बाद में रिपीटिशन न हो। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जैसे 12वीं की क्लास से मुगल इतिहास को हटाया गया है तो वो एक विवाद बन गया है। लेकिन ये टॉपिक कुछ छोटी किताबों में या नीचे की कक्षाओं में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक विवाद है वो खड़ा हो रहा है और एनसीईआरटी को सिलेबस में कमी करना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या यूँ कहे 2020 है उसमें ये बात कही गई है कि स्टूडेंट्स पर कंटेंट का लोड ज़्यादा न हो और नए स्टूडेंट हैं वो क्रिएटिव माइंड हो, यानी उसमें क्रिएटिविटी की अधिकता हो। तो इन्हीं कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ संशोधन हुआ है, लेकिन वो संशोधन मुगलों को लेकर हुआ तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गया है। हालांकि यदि मुगलों के इतिहास को निकाल दें तो भारत के लगभग 200 सालों के इतिहास का हमें जानकारी का पूरा अभाव सा रहेगा, पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसी पीरियड की एक महान जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने वो है ताजमहल। तो बिना मुगलों के उस ताजमहल को हम कैसे जान पाएंगे? ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्सी सी है। लेकिन हम केवल ताजमहल की बात करें ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सी अन्य स्थापत्य इमारतें हैं जो इस देश को या हमारे राष्ट्र को मुगलों की देन है। लेकिन केवल उन स्थापत्य को देखें वो एक अलग बात है, लेकिन यदि हम उन मुगलों को हटाएं तो हम उन भारत के वीर शासकों के बारे में, साहसी वीर पुरुषों के बारे में अधूरे ज्ञान के रह जाएंगे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। क्योंकि हम जब राजपूताने की बात करते हैं तब भी राजपूताने में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और मुगलों से लगातार संघर्ष किया। यदि हम मुगलों को इस सिलेबस से हटाते हैं तो हम उन वीर गाथाओं को भी एक प्रकार से कम ही करेंगे। हालांकि देखिए, अपन ये कहें कि मुगल हिंदुस्तानी नहीं थे, ये कहना भी गलत हो सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति है उसकी एक विशेषता रही है आत्मसातीकरण। यानी भारतीय संस्कृति ने अपने आप में लोगों को समाहित किया है, या यूं कहें बाहर से आने वाली जातियों को समाहित किया है। और मुगल जब आए, बेशक विदेशी रहे हैं, लेकिन जब वो इस देश में आए धीरे धीरे यहाँ के होकर रह गए। यहाँ की सभ्यता संस्कृति के अंदर उन्होंने अपने आप को ढाल लिया और उन्होंने यहाँ का जो रुपया था या पैसा था वो कहीं बाहर नहीं भेजा, और यहाँ की जो स्कल्पचर है, जो स्थापत्य हैं, उसको निर्माण के अंदर भी उन्होंने वो पैसा लगाया है। यही नहीं, अनेक मुगल शासक ऐसे भी हैं जिनके शादी ब्याह है या विवाह हिंदुस्तानी महिलाओं से हुए, और कई मुगल शासक ऐसे हुए हैं जिनकी माताएं भारत की महिलाएं थीं, और इन्होंने अपने आप को भारतीय रूप में ही ढाल लिया था। तो ये एक विवाद करें कि हम विदेशी सत्ता को हटा दिया है, तो ये एक विवाद वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हम उनको विदेशी माने, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर ढाल दिया। बाबर की बात करें, अगर बाबर गायब होता है तो राणा सांगा जैसे वीर पुरुष की बात देखिए क्या होगी। अकबर है, उसको हम हटाते हैं तो महाराणा प्रताप के उस संघर्ष का क्या होगा, उसकी वीर गाथा किसके साथ सुनाई जाएगी। और तो और जब 1857 की क्रांति होती है तब इस देश की जनता अपने शासक के रूप में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को ही अपने नेतृत्व के लिए चयन करती है, और उसी बहादुर शाह जफर है
उसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति, यूं कहें देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है और उसी बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया जाता है और वहीं उनकी मृत्यु होती है। आज तक उनकी कब्र वहीं है। और तो उस बहादुर शाह जफर है, उसके बेटों को अंग्रेजों ने उनके सामने ही यातना देकर मार डाला था। तो ये सब चीज़ें हमें ये दर्शाती हैं कि मुगलों का भारत के साथ एक अटूट सा रिश्ता बना है। इसी संबंधों पर हम किस शासक के बारे में, किस शक्ति को भूल रहे हैं, या कौन सी शक्ति है जिसने अपने आप को मुगलों के सामने दर्शाया, ऐसी बातों को लेकर हम समीक्षात्मक रूप से मुगलों की चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से भारतीय उन महान शासकों की या वीर शासकों की गाथा की चर्चा करेंगे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मुगल शासक को हम याद करें तो वो है बाबर। बाबर जिसका समय 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा है। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक था बाबर, जिसे भारत के अंदर कोई राजा के रूप में ज़्यादा कार्यकाल करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इसका जो जीवन है वो यहाँ केवल संघर्षों में उलझ कर रह गया। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये कुछ बाबर के प्रमुख युद्ध हैं। यानी पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, इन युद्धों में उलझकर बाबर रह गया। अब बाबर की हम बात करें तो बाबर के साथ राणा सांगा का नाम ना आए ये हो नहीं सकता। राणा सांगा राजपूताने का वो वीर साहसी पुरुष जिसने बाबर के साथ 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में संघर्ष किया। इस संघर्ष के द्वारा राणा सांगा ने बाबर को यह एहसास दिला दिया कि राजपूताने की धरती वीरों से, योद्धाओं से कम नहीं है। हालांकि बाबर के तोपखाने और आधुनिक उन हथियारों के कारण राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उस महान राजपूताने के शासक ने बाबर के भी एक बार दांत खट्टे कर दिए थे। तो हम बाबर की जब भी बात करेंगे तो राणा सांगा का नाम नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो राणा सांगा के याद के साथ हमें बाबर को याद करना होगा। वहीं जब हम अगले शासक हुमायूं, जिसने 1530 से 1556 ईस्वी तक राज किया, उसकी बात करें तो उसका कार्यकाल भारत के अंदर कोई विशेष नहीं रहा है, क्योंकि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही मर गया था। ठीक है। कन्नौज का जो युद्ध है ये शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को बाहर निकालने का एक निर्णायक युद्ध था। हालांकि जब हुमायूं की बात करें तो कर्णावती या क्रमावती का नाम ना आए ये नहीं हो सकता। राणा सांगा के पुत्र विक्रमजीत पर बहादुर शाह के जब आक्रमण हुए, गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमणों की इस स्थिति से बचने के लिए रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। हालांकि हुमायूं समय पर सहायता देने में असफल रहा। तो ये भी मुगलों के साथ राजपूताने के एक संबंध को हटाने का सा काम हो जाएगा। 1555 में वापस आ पाते हैं और हुमायूं का दूसरा ये राजकाल शुरू होता है, लेकिन अगले ही साल हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के पश्चात भारत की शक्ति है या सत्ता है, उस पर काबिज होते हैं अकबर। ठीक है। यानी हुमायूं के पश्चात भारतीय सत्ता किसके हाथों में आती है? अकबर के हाथों में आती है, जो 1556 से लगभग 1605 ईस्वी तक शासन करते हैं। मुगल शासक अकबर की जब बात आती है तो हमारे अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाने जाने वाले हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य का इतिहास भी अकबर के संबंधों के बिना अधूरा है, क्योंकि हुमायूं के बाद जब गद्दी खाली हुई तो ऐसे समय के अंदर हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि के साथ दिल्ली की सत्ता पर बैठा और वो अंतिम हिंदू शासक के तौर पर जाना गया और अकबर के साथ उसका पानीपत का द्वितीय संघर्ष हुआ। तो मुगल में अकबर के बिना
विक्रमादित्य का इतिहास अधूरा रहता है। और जब हम मुगल शासक अकबर की बात करें तो राजपूताने के शासक महाराणा प्रताप का नाम नए ये नहीं हो सकता। तो अकबर के अध्ययन के साथ महाराणा प्रताप का नाम जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार महाराणा प्रताप के जीवन और उनके संघर्षों की बात करें तो मुगल शासक अकबर का नाम नए ये नहीं हो सकता। इतिहास में ये दोनों ही योद्धा अपने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जाने जाते हैं। हल्दी घाटी का संघर्ष 18 जून 1576 में हुआ था और ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम से दर्शाया गया। जैसे कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, वहीं अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध भी कहा है और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो ये संघर्ष इतिहास में एक अविस्मरणीय संघर्ष हुआ। हालांकि संघर्ष के अंदर जाने से पहले राणा प्रताप को अधीनता में लाने के लिए मुगल शासक अकबर द्वारा करीब प्रयास किए गए, लेकिन हर प्रयास में असफल रहा और राणा प्रताप वो मुगलों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था और उसने संघर्ष का रास्ता अपनाया और स्वयं की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया। और इसीलिए 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और कुछ क्षेत्रों को ही प्राप्त कर पाया, लेकिन राणा प्रताप को पूरी तरह नहीं झुका पाया। लेकिन अनेक क्षेत्रों को राणा प्रताप ने अपने जीवन काल में वापस प्राप्त कर लिया था। तो मुगलों के और राजपूताने के इन संघर्षों की गाथा साथ साथ चलती है। हालांकि अकबर है, उसके साथ अनेक संघर्ष हुए, लेकिन राजपूताने की तरफ से बात करें तो हल्दी घाटी के संघर्ष को कभी बुलाया नहीं जा सकता। अकबर के 1605 के शासन के बाद मुगल सत्ता स्थापित होती है जहांगीर के रूप में। अकबर का पुत्र जहांगीर 1605 में शासक बनता है, जो 1627 तक शासन करता है। और जहांगीर का यह शासनकाल अपने पिता अकबर की तरह ही एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति पे शुरू हुआ था। अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का विवाह है वो राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। इस प्रकार जहांगीर है, उसका विवाह भारतीय महिला से, और उसके पिता जो अकबर थे उन्होंने भी हरकूबाई से विवाह किया था, जिसे कहीं कहीं जोधाबाई कहा गया है। अकबर ने उसे बाद में मरियम उज़मानी का टाइटल दिया और अकबर है उससे इसी महिला से जहांगीर का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार जहांगीर है वो एक हिंदू माता की या भारतीय महिला की संतान था। तो जहांगीर का इतिहास इस प्रकार राजपूताने के जुड़ाव के बिना अधूरा ही है। कुल मिला के अगर हम मुगलों की बात करें तो कदम कदम पर मुगलों का राजपूताने से जुड़ाव रहा है। इसी प्रकार जब जहांगीर है उसने अपने शासनकाल के अंदर अनेक ऐसे कार्य किए जो पहली बार थे। जैसे कहते हैं कि जहांगीर है वो मुगल शासक था जिसने पहली बार हिंदू त्यौहार या यूँ कहें भारतीय त्यौहार रक्षाबंधन मनाया था। ठीक है, तो मुगलों में यहाँ की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ाव की भी एक योग्यता थी। जहांगीर के बाद शाहजहाँ का शासनकाल आता है, जिन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया था। अगर हम जहांगीर के बारे में देखें तो जहांगीर का शासनकाल है वो चित्रकला का एक स्वर्ण काल कहलाता है। और वहीं शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ का शासनकाल वास्तुकला के विकास की दृष्टि से स्वर्ण काल कहलाता है। और यहाँ अनेक इमारतों को स्थापित किया गया और आज उनमें से एक इमारत जो ताजमहल है वह 7 वंडर में शामिल है और पूरे विश्व की जनता उसको देखने के लिए आज भी आ रही है। इसी के साथ साथ दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला,
ये भी उसके द्वारा छोड़ी गई एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, जो भारत की एक बड़ी विरासत है। जहाँ तक शाहजहाँ की बात है, शाहजहाँ स्वयं एक राजपूत माता की संतान था। शाहजहाँ है, उसने जजिया कर या तीर्थ कर दोबारा नहीं लगाए थे। जरोखा दर्शन, तुलादान आदि का उसने पालन भी किया था। और कहते हैं कि उसने गौ हत्या पर भी पाबंदी लगाई थी। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया था, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के इतिहास की बात करें तो औरंगजेब के साथ संघर्षों में वो अग्रणी था। और जब मुगलों के साथ संबंधों की बात करें तो राणा राज सिंह और औरंगजेब का जो संघर्ष है, विवाद है, वो सर्वविदित है। तो इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का इतिहास भी औरंगजेब के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है, जिसने राज सिंह ने राज प्रतिष्ठा जैसी सौगात इस विश्व को दी है। औरंगजेब के शासनकाल काल को एक भारतीय इतिहास में कट्टर मुस्लिम के शासन के रूप में देखा जाता है, जिसने अपने पिता के साथ भी बुरा व्यवहार किया था। लेकिन वहीं जब हम उसके मनसबदारों की बात करें तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि सबसे ज़्यादा जो गैर मुस्लिम या यूँ कहे हिंदू जो मनसबदार थे, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या औरंगजेब के काल में ही थी। औरंगजेब के काल में हालांकि जाटों ने, सतनामियों ने, सिखों ने, राजपूतों ने, बुंदेला विद्रोह, अफगान विद्रोह, कई विद्रोह हुए थे, ठीक है। और इसी समय जो प्रमुख विद्रोह था, उस विद्रोह में जसवंत सिंह मारवाड़ का नाम विशेष रूप से आता है, क्योंकि इसी के एक प्रतिनिधि के रूप में या उसके परिवार के रक्षक के रूप में दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब का भरपूर मुकाबला किया था। और दुर्गादास को राठौड़ों का यूलुसीस भी कहा गया है। तो इस प्रकार यदि हम जब वीर दुर्गादास की बात करें या औरंगजेब की बात करें तो दोनों का साथ साथ होना लाजमी है। यानी बिना मारवाड़ में दुर्गादास के औरंगजेब की बात नहीं हो सकती, तो वहीं औरंगजेब के बिना दुर्गादास की बात भी एक विसंगति प्रतीत होती है। क्योंकि दुर्गादास, जिसने अपने मालिक के परिवार के लिए या यूँ कहें अजीत सिंह को मारवाड़ शासक बनाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, और अंत में उसे मिला क्या, उसे अपने जन्मभूमि की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं थी, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया और अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए निरंतर औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था। इसी प्रकार मराठों का जो लगातार संघर्ष है वो औरंगजेब के साथ रहा है। तो इस प्रकार औरंगजेब बेशक एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया है, लेकिन कई शासकों की, कई सत्ताओं की जो जानकारियां हैं वो हमें औरंगजेब के साथ देखनी पड़ती हैं। औरंगजेब के बाद के शासकों के अंदर देखें तो उत्तर मुगल कालीन शासक जो कहलाते हैं, उनमें कहते हैं कोई ऐसा मुगल शासक नहीं हुआ जो पहले के शासकों की भांति योग्य हो। लेकिन फिर भी जब हम अंतिम मुगल शासक के रूप में देखें तो नाम आता है बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर वो मुगल शासक जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, क्योंकि भारत की जनता के लिए अभी भी मुगल शासक है वो भारत के राजा थे। और 1857 की क्रांति के अंदर बहादुर शाह ने भी अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसके परिवार को उसके सामने ही मार दिया गया, बड़ा ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको रंगून में बंद कर दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हुई और वहीं उनको दफना दिया गया। तो इस प्रकार मुगलों का भारत के साथ एक अटूट संबंध रहा है।
एक लाइन याद आ रही है, या बहादुर शाह है उसके द्वारा लिखी गई है। अपने वतन से मोहब्बत एक महबूबा की तरह करो, ना कि माँ की तरह, क्योंकि लोग अक्सर महबूबा के लिए माँ को छोड़ दिया करते हैं। तो ये जो बात है वो बहादुर शाह को एक देशभक्त के रूप में बिल्कुल सटीक बिठाती है, और उसने अपने आप को हिंदुस्तान की आज़ादी में पहली स्वतंत्रता की संघर्ष की लड़ाई में झोंक दिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ऐसे मुगलों के बारे में अगर हम बात करें, भारतीय इतिहास के अन्य शासकों की बात करें, तो उनका एक अटूट संबंध रहा है। और जहाँ तक मुगलों के इतिहास से हटाए जाने को लेकर बात है, तो हम अगर मुगलों को हटाते हैं तो हमारे अन्य योद्धाओं के साथ, हमारे अन्य रजवाड़े के वीर शासकों के साथ भी ये एक तरीके से गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम एक अधूरा इतिहास या अधूरा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि अतीत में जो घटनाएं घट चुकी हैं, उनमें जो कमियां रह चुकी है, उनसे जो हमारे सामने गलतियां हो चुकी है, हम उन गलतियों की पुनरावृत्ति न करें, उन गलतियों से सबक लें और नई दिशा के अंदर आगे बढ़े, सही सोच और सही फैसले कर सकें। तो इसी के लिए हमें इन संबंधों को साथ साथ लेकर पढ़ना ज़्यादा उचित रहेगा। ये मेरे निजी विचार हैं। अगर मैं अपने विचार में अंतिम समीक्षात्मक रूप से कहूं तो मुगलों के सिलेबस से हटाए जाने का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो राजस्थान या राजपूताने के इतिहास पर पड़ेगा। क्योंकि अक्सर राजपूताने के जो शासक हुए हैं, महान योद्धा हुए हैं, वीर योद्धा हुए हैं, जिन्होंने मुगलों के साथ लगातार संघर्ष किया है, तो उनको मुगलों के साथ संघर्ष के तौर पर ही बहुत जबरदस्त पहचान मिली है। तो मुगलों के बिना राणा सांगा की वीरता, महाराणा प्रताप का प्रताप, मारवाड़ के अजीत सिंह की राज्य प्राप्ति, राठौड़ दुर्गादास का त्याग, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का संघर्ष, ये सब चीजें अपने आप में गौण सी प्रतीत हो जाएगी। तो राजपूताने का इतिहास जो एक संघर्षरत इतिहास है, वो मुगलों के इस संबंध के बिना अधूरा सा प्रतीत होगा। धन्यवाद।